बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 5 फरवरी है साल 2021। इराक लीबिया के बाद फजल रहमान की भारत से फंडिंग लेने का एक नया इंकशाफ सामने आया है। शेख रशीद ने पीडीएम के लॉन्ग मार्च के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात है। सऊदी अरब के अंदर चूंकि मकामात मुकद्दसा है, इसलिए तमाम आलम इस्लाम उसको एक इंतहाई अहमियत देता है। लेकिन जब से बिन सलमान वली अहद मुकर्रर हुए हैं तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज के अंदर बुनियादी तब्दीलियां की है। पहले सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन, कश्मीर, इसके अलावा तमाम उम्मत मुसलमा के मसाइल को उजागर करता था और लीडिंग पोजीशन में होता था। लेकिन अब उसकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। अब इसराइल, अमेरिका और भारत जैसे ममालिक से उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, वहां पर वो सरमायाकारी भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात उस वक्त बिगड़े जब शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने इजहार किया कि कश्मीर के हवाले से ओआईसी का इजलास पाकिस्तान करना चाहता है, लेकिन सऊदी अरब समेत बहुत सारे ममालिक उसके अंदर रुकावट बने हुए हैं। तो सऊदी अरब ने मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो उस दौरान बड़ी मुआवनत की और जो रिजर्व थे उनके अंदर खातिर खा इजाफा किया। $3 अरब बाकायदा कैश पेमेंट की गई और यहाँ पर हमारे बैंकों के अंदर रखा गया। इसी तरह यूएई की तरफ से भी मदद जो है वो दी गई। लेकिन बाद अज़ां 2 किस्तें यानी $2 अरब सऊदी अरब के वापस हो गए। यूएई का भी $1 अरब बकाया है और सऊदी अरब भी इस वक्त $1 अरब पाकिस्तान की तरफ उसका बकाया है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि दोनों ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी हो और वजारत खजाना के कुछ जराये का कहना है कि शायद 1 साल के लिए वो ये एक साथ ना लें और पाकिस्तान को रिलीफ दें। इसकी वजह क्या है? इस वक्त अमेरिका की जो नई इंतजामिया है उसका प्रेशर मोहम्मद बिन सलमान पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो शायद कुछ और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि एक कदम आगे बढ़े और सऊदी अरब को प्रेशराइज करें। एक तरफ ईरान से खतरात हमेशा रहते हैं और दूसरी तरफ अब जो सऊदी अरब है उसको नई इंतजामिया ने, जो बाइडन ने कहा है कि यमन जंग से अमेरिका अपनी हमायत वापस ले रहा है। ज़ाहिर है इस मौके पर अगर आज हम सोचें कि एक वक्त था कि पाकिस्तान भी शायद यमन जंग के अंदर कूद जाता, नवाज शरीफ कन्विंस हो चुके थे, सऊदी अरब ने उनके लिए तैयारा भेजा था, दोनों भाई वहां पर गए थे। चूंकि सऊदी अरब के तो वो हमेशा नौकर और मुलाजम है, लेकिन पाक फौज ने इस पर नो कर दिया था और उसके बाद जो है वो सऊदी अरब के साथ वो मामलात ना हुए। आज सोचिए अगर पाकिस्तान भी इन इत्तेहादी अफवाज के साथ मिलकर यमन जंग के अंदर कूदा होता तो फिर पाकिस्तान भी इसी तरह सुबकी का सामना करना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान का उस वक्त का अफवाज पाकिस्तान का जो फैसला था वो एक दुरुस्त फैसला साबित हुआ है और अब जो असले के हवाले से कुछ मुआहदे हैं वो भी सऊदी अरब और अरब ममालिक के साथ अमेरिका जो है वो नजरसानी कर रहा है। देखते हैं इस पर क्या नई डेवलपमेंट्स आती हैं। आज जो है वो क्वेटा के अंदर एक धमाका हुआ है, इंतहाई बुरी खबर है, और सिब्बी के अंदर भी एक धमाका हुआ है जिसके अंदर चंद लोग जख्मी हुए हैं, कुछ आज शहादतें हुई हैं। अल्लाह ताला उनकी शहादत की कुर्बानी को कबूल फरमाए और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से महफूज फरमाए। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के अंदर पिछले हफ्ते के अंदर खातर खा इजाफा हुआ है, यानी $56.6 मिलियन का इजाफा हुआ है और हफ्ते के इख्तिताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर $20.106 अरब तो क्रॉस कर चुके हैं और स्टेट बैंक के इस वक्त रिजर्व जो है वो $13 अरब हैं और बैंकों के पास जो ज़र मुबादला है वो $7 अरब पड़ा हुआ है। ये एक जबरदस्त अचीवमेंट है। अब मैं आपको बताता हूं, पीडीएम आपको इल्म है अनाउंसमेंट कर चुकी है कि हम इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च करेंगे और वो जो लॉन्ग मार्च होगा वो तारीखी होगा। हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। अगर लॉन्ग मार्च पर हुकूमत घर नहीं जाएगी तो उसके बाद जो है वो हम इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात तो ये है कि फजल रहमान अभी तक इस असम्बली को नाजायज कह रहे थे, अब उसी असम्बली के अंदर जाने के लिए सेनेट के इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला किया है। तो एक वक्त के अंदर वो सबको जहाद कह रहे थे और अभी उससे पीछे हट गए हैं। ये होता है वो दीन के हुलिये के अंदर, जब आप पेट पूजा करते हैं तो उसका अंजाम यही होता है कि आपको थूका हमेशा चाटना पड़ता है। तो शेख रशीद ने आज यौम यकजहती कश्मीर पर लाल हवेली के बाहर एक खिताब किया। उसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं चूंकि वजीर दाखिला हूं तो वजीर दाखिला की हैसियत से पीडीएम अगर पुरअमन तरीके से आएगी तो उनका अच्छा इस्तकबाल किया जाएगा, रिस्पांस दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो उनके साथ वो सलूक करूंगा जो तारीख के अंदर लिखा जाएगा और मदारस के बच्चों को फजल रहमान को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। और पिंडी जाने की बात अब फजल रहमान ख्वाब के अंदर भी नहीं करेंगे, पीछे हट गए हैं और मौलाना जिस पार्लियामेंट पर लानत भेज रहे थे अब उसी सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं
और मौलाना और पीपी ने नून लीग को बंद गली के अंदर धकेला है, तो हम अपना जो लाया अमल है वो तय करेगी हुकूमत कि किस तरह लॉन्ग मार्च को कहां तक हमने रोकना है। उससे अगर लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा तो फिर आप समझें कि उनकी खैर नहीं होगी। ये शेख रशीद ने आज एक वादे मैसेज दिया है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आपने देखा कि हालिया दिनों के अंदर मौजूदा जो हुकूमत की पार्टी है पीटीआई, उस पर बड़ा अपोजिशन की तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है और इलेक्शन कमीशन के बाहर एक दिन का मुजाहरा भी हुआ और उसके अंदर यही था कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है इसको तब तेज तरीन इसका ट्रायल हो। हालांकि ये फॉरेन फंडिंग का केस तो नहीं है तो ममनुआ फंडिंग का, लेकिन इस नाम से चूंकि मारूफ है तो इसलिए आपके सामने ये बात करते हैं। लेकिन इसके साथ ही पहले फजलुर रहमान बचे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा जोर देने की कोशिश की सुनी सुनाई बातों पर, तो अब पीटीआई तो इससे शायद निकल जाए। 40,000 लोगों का बाकायदा वो डाटा दे चुके हैं और स्क्रूटनी कमेटी के अंदर इसकी हेयरिंग जो है वो हो रही है मुसलसल, और उसके अंदर तमाम पार्टीज जा रही हैं। अभी तक नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की पार्टी ने वहां पर अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिया, कोई वहां पर रिकॉर्ड नहीं दिया। और अभी भी आज भी जो फरक हबीब है उन्होंने चैलेंज दिया है मरियम नवाज को और बिलावल जरदारी को कि आप अपना कुछ रिकॉर्ड तो लेकर आए। तो अब खुद रिकॉर्ड नहीं ला रहे, अपने जाल के अंदर खुद फंसते जा रहे। तो इस दौरान फजलुर रहमान के हवाले से बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए। एक तो आपको इल्म है कि इस हवाले से बात हुई थी इयाद अमीर साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि जब मैं MNA था तो उस वक्त एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा सेशन था, वहां पर जनरल पाशा ब्रीफिंग दे रहे थे जो DGISI थे उस वक्त के। तो उस दौरान जो है फजलुर रहमान जैसे हमेशा उछल कूद करते हैं, तो उन्होंने कुछ ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की। तो जनरल पाशा जो है उन्होंने उनको टोका और उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब, हमें इल्म है कि कौन कहां से फंडिंग लेता रहा है, मैं यहां लीबिया का नाम नहीं लेना चाहता। जब ये बात की तो वो कहते हैं पूरे इजलास के अंदर बाद में फजलुर रहमान ने गुफ्तगू नहीं की, बिल्कुल खामोशी के साथ पूरा इजलास अटेंड किया। मैंने उस वक्त भी कहा था जब ये बात की गई थी कि ये हमारे DGISI हो या हमारा कोई भी इदारा हो, ये बड़ा जुल्म और ज्यादती है कि आप जानते भी हैं इसके बावजूद फॉरेन फंडिंग होती रही। तो इसका मतलब है आपकी खामोशी बहुत सारे सवालात को जन्म देती है और ये जो डील और गठजोड़ है ये बेसिकली पाकिस्तानी कौम तोड़ना चाहती है। आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, अफवाज पाकिस्तान से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, आपकी इस मुल्क के लिए, वतन की मट्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। लेकिन जब इन चोरों डाकुओं से आप कंप्रोमाइज करते हैं तो लाखों और करोड़ों लोगों के दिल टूटते हैं। खुदारा इस काम से पीछे हटिए। ये आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। इनके प्रेशराइज करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इनको NRO दें, कोई इनके लिए रास्ता खुला छोड़ें और कल को ये दोबारा इस कौम पर सियासी गिद्धों की तरह जो है वो मुतमक्कन हो और हावी हो जाए। मैं समझता हूं अब आपके पास बड़ा मौका है। पाकिस्तानी कौम बेदार है, सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी इस तरह का खेल आप खेलेंगे तो अपनी क्रेडिबिलिटी आप आवाम के अंदर लूज करेंगे। अब दूसरा उन पर इल्जाम जो है हाफिज हुसैन अहमद की तरफ से आया। उन्होंने इंकशाफ किया कि लीबिया और इराक से फजलुर रहमान फंडिंग लेते रहे और आज भी जो पेशावर का बाकायदा जो दफ्तर है और फजलुर रहमान का जो घर है वहां बाकायदा वो मुअम्मर कजाफी की तख्ती लगी हुई है कि उसकी फंडिंग से ये तामीरात हुई हैं। और अभी तक फजलुर रहमान और उसकी पार्टी इस फंडिंग का इनकार नहीं कर सकी। इसका मतलब है कि उन्होंने एडमिटेड फैक्ट, इसको कहते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी के अंदर, कि उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया है। लेकिन एक और बात जो है वो बड़ी आई है सामने और वो सीनियर तजिया निगार हारून और रशीद ने इंकशाफ की है और अब हमारे इदारों पर है, हुकूमत पाकिस्तान पर है। और ये मैं समझता हूं कि इल्जाम जो है ये सबसे बड़ा इल्जाम है और इस पर अगर तहकीकात हो जाएं तो ये जरूर जो है वो उनसे पूछना चाहिए और कौम के सामने इसके हकायक भी आने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे एक ऐसे शख्स ने बताया था जो बाकायदा परवेज मुशर्रफ की कैबिनेट का हिस्सा था। उस दौरान परवेज मुशर्रफ ने यह इंकशाफ किया था इंटेलिजेंस एजेंसीज की मालूमात की रोशनी के अंदर कि फजलुर रहमान जो है, फजलुर रहमान वो भारत से भी उसने फंडिंग ली है और वो फंडिंग किसी बैंक अकाउंट के जरिए नहीं बल्कि नकद कैश की सूरत के अंदर ली है। यानी भारत पाकिस्तान का दुश्मन और फिर ऐसे शख्स को बाद में आप 10 साल के लिए 2 हुकूमतों में कश्मीर का चेयरमैन बनाते हैं, वो खामोश रहता है, भारतीय मफादात का मुहाफिज बनता है। ये सारे बहुत सारे सवालात जो है इस पर अब खड़े होते हैं। अब ये हारून और रशीद है, ज़ाहिर है वो जिम्मेदार है। वो कहते हैं जिस शख्स ने मुझे बताया वो अब फौत हो चुका है, वो अब मुमकिन है जफरुल्लाह जमाली हो या कोई और हो,
बहरहाल जिसकी भी वो कहते हैं डेथ हो गई है, लेकिन उस दौरान जो काबीना के और मेंबरान थे वो आपको इस हवाले से जब हमारे हुकूमती इदारे एजेंसियां और पूछेंगे तो एजेंसीज के पास तो ऑलरेडी देयर रिकॉर्ड होगा। उसकी बेस पर ही परवेज मुशर्रफ ने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये अभी भी तफ्तीश की जाए, तहकीकात की जाए, तो अभी बहुत सारे लोग उस कैबिनेट के मौजूद हैं, उनसे पूछें तो वो भी बताएंगे कि फजलुर रहमान ने भारत से नकद कैश की सूरत के अंदर फंडिंग ली है। ये तजदिया निगार हारून रशीद की तरफ से कहना है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अब ये इस मुल्क के इदारों और हुकूमत पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि वो इसके हकायक कौम के सामने लाते हैं या नहीं लाते। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।